रिनाउंड स्पोर्ट अगर तुम चूज करते हो तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। जैसे इन माय केस इंटरनेशनल फीडे रेटिंग है तुम्हारी, तो आगे जाके मैं एचएसबीसी को रिप्रेजेंट करूँ कुछ चेस कॉम्पिटिशन। तेरे रेज्यूमे में कुछ तो ऐसे खास होगा ना कि एचएसबीसी जैसी कंपनी में लगा। आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे कुछ नहीं था, बट एटलीस्ट वो स्किल्स थे जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जरूरी है। टोटल 4 मेन मैंने प्रोजेक्ट्स किए और 2 पब्लिकेशन किए मैंने। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मम्मी को फुल रोना वगैरह आ गया और फिर पापा भी बहुत खुश हो गए। किसी का आज फर्स्ट इंटरव्यू है Correct. तो उस इंसान को क्या क्या सजेशंस देना चाहेगा? इंटरव्यूअर्स को ये नहीं चाहिए कि है ना तू गूगल की वेबसाइट बना, इंपॉर्टेंट ये कि तू बेसिक्स क्लियर है। आई थिंक ये 3 मेन पिलर है ऑफ एनी प्लेसमेंट। यू कांट फेक इट इन रेज्यूमे। एवरी इंटरव्यू जो कुछ भी होगा ना वो हम अपने हिसाब से घुमा सकते। एक क्लासमेट उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तूने 3 इंटरव्यूज दिए, अच्छा Correct. तेरे से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे? इंटरव्यू इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट लिसनर। सिर्फ मेरा बैड लक था कि 3 एचआर देने पड़े ना। ऐसे हर इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू एंड होने के बाद कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? तो ये 2 क्वेश्चंस आर द मोस्ट स्वीट स्पॉट अकॉर्डिंग टू मी। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। इतनी बड़ी कंपनी एचएसबीसी, इतना अच्छा प्लेसमेंट और इतना अच्छा पैकेज, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को ये बता कि तेरा रिएक्शन कैसा था और कैसा लग रहा है इतना बड़ा कंपनी मिलने के बाद? अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। मतलब पिछले जो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स थे बहुत टीडियस थे और अभी क्वाइट रिलैक्स है। और उसके बाद मतलब खुशी वगैरह तो होगी ऑब्वियसली। खुशी तो हुई लेकिन घिसी ज्यादा मैंने तो। अच्छा। अभी उतने लेवल की पहले 2 दिन हुई थी लेकिन अभी इट्स नॉर्मल। पर लग रहा होगा ना कि इतना मेहनत करना वर्थ हुआ। या मेहनत तो वर्थ थी। मतलब जो पेशेंस था, मेरे केस में मेहनत नहीं थी, मेरे केस में पेशेंस था क्योंकि मेरे दोस्तों का पहले हुआ ना। सो मेरे इसमें था कि बहुत पेशेंट था मैं और काम डाउन रहा जब जरूरत थी तब। तो एवरीथिंग वर्कड आउट। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था एचएसबीसी में लगना? पेरेंट्स तो खुश थे। लाइक उनको मुझसे ज्यादा आइडिया थी कि मेरा हो जाएगा। मेरे को खुद पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मेरा टोटल 3 एचआर में रिजेक्शन हुआ था पहले। ओके। सो तीनों में मतलब मेरा दिल बहुत छोटा हो गया था तब। एंड फिर उनको पता था कि लाइक एटलीस्ट ये उस लेवल तक तो पहुंच ही रहा है कि एचआर तक वगैरह जा रहा है। सो जब लग गया तब इवन मतलब मम्मी को फुल रोना वगैरह आ गया और फिर पापा भी बहुत खुश हो गए और इन ऑल मतलब बहुत खुश थे सारे। सब अच्छा था। तेरे रेज्यूमे में कुछ तो ऐसे खास होगा ना कि एचएसबीसी जैसी कंपनी में लगा, या तो फिर तूने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया और क्या क्या चीजें तूने अप्लाई करी अपने रेज्यूमे में? किस टाइप का रेज्यूमे होना चाहिए नॉर्मली? सो मेरा प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो रहता है, जो एक अपना एआई टूल में से भी जो जाता है ना, सो एवरी स्किल विच आई हैव डेवलप्ड एंड आई हैव वर्कड ऑन, सो वो सब स्किल्स मैंने जितना आता है उतना ही मेंशन किया है रेज्यूमे में। और मैंने प्रोजेक्ट्स किए, टोटल 4 मेन मैंने प्रोजेक्ट्स किए और 2 पब्लिकेशन किए मैंने रिसर्च पेपर। और बाकी तो मेरा मतलब नॉन टेक स्किल्स भी मैंने डाल दिया। जैसे मैंने हैकेथॉन वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे क्लब्स में से, सो वो, और बाकी मेरा चेस का डाला था। सो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे कुछ नहीं था, बट एटलीस्ट वो स्किल्स थे जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जरूरी है और उतने मेरे पूरा थरो था। मतलब जो भी रेज्यूमे में लिखा है वो सब मेरे को आता है। रैंडम क्वेश्चन, जैसे अभी तूने चेस का डाला उसमें, तो मैं एक बार ऐसे सोच रही थी कि मैंने जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो मैं अपना रेज्यूमे में डालूं कि नहीं डालूं। बहुत लोग मुझे ऐसे सजेस्ट किया कि वो ऐसे उनको शो हो सकता है कि तेरे को इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तू आगे कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, उनको डाउट हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि वो रिजेक्ट करे। तो तुझे ऐसे चेस के लिए नहीं लगा कि हो सकता है कि वो सोच ले कि तू उसमें करियर परस्यू ना कर ले, कि तू इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है? सो बेसिकली चेस एक इंटरनेशनली रिनाउंड गेम है और चेस के बहुत कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं। सो चेस के कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी यंगर एज के किंडरगार्टन के बच्चों से लेके हाई कॉर्पोरेट कंपनीज के बीच भी टूर्नामेंट्स रहते हैं। सो समवेयर अराउंड वो एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है मेरा कि बिकॉज आई हैव ऑप्टेड फॉर चेस, सो आगे जाके मैं एचएसबीसी को रिप्रेजेंट करूँ कुछ चेस कॉम्पिटिशन्स में। तो इवन कंपनी को उससे फायदा भी होता है क्योंकि उनका मार्केटिंग भी हो जाए। सो एक रिनाउंड स्पोर्ट अगर तुम चूज करते हो जिसके अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। सो अगर तुम एक हॉबी के इसमें डाल रहे हो तो मे बी इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने एक अच्छी खासी अचीवमेंट की है उस गेम में कि तुम एक स्टेट लेवल तक गए हो, जीते हो, या फिर तुम एक, जैसे इन माय केस इंटरनेशनल फीडे रेटिंग है तुम्हारी, तो फिर तुम एक रिनाउंड प्लेयर होते हो।
तो उसके कारण एक कंपनी को भी फायदा रहता है। सो इन सम केसेस जहाँ एक जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल गेम है तो कंपनी को फायदा होता है, सो उनको आई थिंक इट्स बेनिफिशियल टू देम टू। ऐसा लगता है कि तेरी तरफ से तो वो प्रॉफिट में ही था। यप, rather than learning any other language, मेरा आई थिंक ये प्रॉफिट में आ सकता है। अभी जैसे तूने बोला कि मेनली 4 प्रोजेक्ट्स थे, तो वो चारों प्रोजेक्ट सेम डोमेन के थे, जैसे कि वेबडी तो चारों वेबडी थे, या चारों तूने अलग अलग डोमेन्स के किए ताकि तेरे को बहुत सारे डोमेन्स का नॉलेज हो? तो मेरे चारों अलग अलग डोमेन्स के, तो एक मेरा IoT का है, एक मेरा वेब डेव का है, एक मेरा मशीन लर्निंग का है, और चौथा हमने जो साथ में फिग्मा में किया था वो भी मैंने डाल दिया है। सो वो जो फ्रेमवर्क था ना वो मैंने डाल दिया है, और इवन मेरे को वो एक्सप्लेन करने को भी आया था। सो मैंने वो पूरा तूने जैसे एक्सप्लेन किया था ना वो स्टार्ट बटन से लेके सेम वे से मैंने एक्सप्लेन किया। सो वो भी एक फ्रेमवर्क में आ जाता है। सो ये मैंने चारों डिफरेंट डोमेन्स के बनाए। डाइवर्सिटी दिखता है। हाँ, डाइवर्सिटी दिखती है। मेरा पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट NLP एंड IoT बेस्ड रोबोट। तो फिर हमने रास्पबेरी पाई यूज किया, और मतलब टोटल 4 ग्रुपमेट्स थे, तो हमने रास्पबेरी पाई प्रोसेसर यूज करके उसमें पाइथन लाइब्रेरीज डाले, लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन एंड शिट। तो हमने ये सब उसमें इंटीग्रेट किया, और बाकी थोड़ा बहुत वर्किंग भी किया। तो फिर बाकी तो उसकी बॉडी कार्डबोर्ड एंड शिट की थी, बट बिकॉज हमने वो पाइथन लाइब्रेरीज इंक्लूड किए ना, तो वो एक फुल टाइम प्रोजेक्ट में आ गया। तो फिर उसके जो एक बेसिक कोड्स थे और जो लाइब्रेरीज थे ना, तो मैंने इतने अच्छे से रिमेम्बर कर लिए थे कि अगर तुम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोलोगे ना, तो फिर मैंने इंटरव्यू में वही एक्सप्लेन किया। तो फिर कौन से पाइथन लाइब्रेरीज यूज किए, फिर अपने नॉर्मल सेंसर्स, DC मोटर, सर्वो मोटर्स, और ये सब भी एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली सिर्फ वो एक पाइथन का सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं था प्रोजेक्ट, तो उसमें IoT भी था। तो उनको ऐसा लगता है ना कि नहीं कुछ तो बनाया है, इंटीग्रेटेड था। तो बेसिकली वही चाहिए कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि तू एकदम परफेक्ट कुछ तो सॉफ्टवेयर बना या फिर एक परफेक्ट चलना रोबोट बना, बट तेरे जो भी तू कंसेप्ट सीख रही है ना वो तो बेसिक इंप्लीमेंट करके ना। हमारा फुल वर्किंग नहीं था, मतलब कभी अगर स्पीच रिकग्निशन चल रहा है तो तब रोबोट वर्किंग नहीं है, मतलब वो मूव नहीं हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के वक्त फिर वो बोल नहीं रहा है ऐसा, बट एटलीस्ट हमारी आइडिया क्वाइट क्लियर थी। तो तेरा प्रोजेक्ट इट डजंट मैटर कि बहुत बेसिक से हो, जैसे IoT तो तू 10th में भी कर सकती है, इतना बिग डील नहीं है, बट द थिंग इज कि अगर तू सब ये करेगी ना, सब मिक्स करेगी ना कॉन्सेप्ट्स, और इजीली एक्सप्लेन कर पाएगी, वही तेरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर तू वेब डेव भी कर रही है ना, इट डजंट मैटर कि तू 1 पेज का है तेरा वेबसाइट या 2 पेज का है, 3 पेज का, तू Next.js यूज किया है, फिर हेडर फुटर क्या है, फिर उसमें तूने कौन सा जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट किया है जिससे बैकएंड पे कनेक्ट हो रहा है, या MongoDB एंड शिट, तो ये सब तेरे को आना चाहिए। उनको इंटरव्यूअर्स को ये नहीं चाहिए कि है ना तू गूगल की वेबसाइट बना या तू ये कर दे एकदम क्रेजी कुछ तो बना दे। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये कि तू बेसिक्स क्लियर है, बैक टू बेसिक्स। हर चीज में मेरा यही गोल रहता है कि जब भी स्टक होता हो ना, बैक टू बेसिक्स। तो अगर बेसिक्स से ही शुरू करेगी ना तो दैट विल ऑलवेज बी यूजफुल। तेरा बेसिक्स कुछ स्ट्रांग होगा ना, खत्म, तेरे को जरूरत ही नहीं है। जैसे तूने बोला कि तूने 8 कंपनीज में अभी तक इंटरव्यू दिया है, बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारे HR। तो टेक्निकल इंटरव्यूज में ऐसा क्या पूछते हैं? मतलब अगर कोई इंसान बेसिक से, किसी का आज फर्स्ट इंटरव्यू है, तो उस इंसान को क्या क्या सजेशंस देना चाहेगा कि ये चीजें तुम करके जाओ? बेसिक चीजें ये पूछते ही है। सो फर्स्टली तो जॉब प्रोफाइल जानना इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम्हारा रोल होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर और अराउंड IT फील्ड या फिर डेटा इंजीनियर, और बेसिकली जो तुमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो उसके हिसाब से जो जॉब रोल होगा अदर देन वेब डेव और एक स्पेसिफिक रोल, तो तुम्हें बेसिक आना चाहिए DSA तो तुम्हें अच्छा खासा बेसिक आना चाहिए। उसके बाद अच्छा खासा OOPS आना चाहिए, और DBMS। आई थिंक ये 3 मेन पिलर है ऑफ एनी प्लेसमेंट। ये 3 अगर तुम बेसिक से ज्यादा भी जानते होगे ना तो तुम प्लेस तो हो जाओगे। और अगर एक न्यूबी है जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, आई थिंक उसने OOPS तो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। DBMS में उसने क्वेरीज तो भी, लाइक बेसिक क्वेरीज की तो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाकी हिज रेज्यूमे शुड बी थरो। जितना भी उसने काम किया है उसको वो प्रेजेंट करके आना चाहिए। ओके, मतलब रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो, अगर चाहे वो एक छोटा सा टर्म भी क्यों ना, तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए। 100%। रेज्यूमे में जो भी स्किल लिखी है, छोटा भी वर्ड, यू कांट फेक इट इन रेज्यूमे, क्योंकि इंटरव्यूअर एग्जैक्टली पकड़ लेता है कि अगर उसको लगता है कि
कि उसका आता है क्या, या फिर उसने कुछ अलग डाल दिया होगा, या फिर फॉर एग्जांपल फ्लास्क वगैरह का जैंगो वगैरह डाल दिया होगा और जो उसको नहीं आता, तो फिर इंटरव्यूअर बराबर पकड़ लेगा एंड ना ही कैन आस्क यू ऑन दैट। अगर तुम्हें नहीं आया तो तुम्हारा उधर ही माइनस हो जाता है। सो तुम बाहर के मत डालो स्किल्स। डेटा स्ट्रक्चर तो करेगी ना, सीधा एक 1 अप आ जाता है। डेटा स्ट्रक्चर सब छोड़ दे, आई प्रॉमिस यू, आई एम सेइंग दिस, तू 2 महीना अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर कर, रोज आधा घंटा बैठ, 110% तेरा बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। 100 सारा तू चाहे तो यूडेमी देख या फिर है ना यूट्यूब पे देख, क्लासेस भी लगाने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है यूट्यूब पे, बट तू पूरा फोकस से करेगी ना, देखो वेब डेव लगेगा कि वेब डेव बहुत डिफिकल्ट था, डेटा स्ट्रक्चर उतना इजी है। और अभी जैसे तेरे टेक्निकल इंटरव्यूज के बारे में बता कि क्या क्या क्वेश्चंस तुझसे पूछे गए। सो फर्स्ट इंटरव्यू जो था ना, तो उसमें पूरी मतलब कुछ नहीं आया मेरे को, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं अच्छे से करके गया था और काइंड ऑफ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए था। सो एक हायरेमी करके कंपनी थी, सो उसमें हुआ था मेरा, तो उसमें इट वाज अ वेब डेव बेस्ड, और मैंने एक ही प्रोजेक्ट किया था वेब डेव का, और मैंने सिर्फ कोड विथ हैरी और एक और लव बब्बर करके, तो उन दोनों का थोड़ा बहुत देख के मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था Next.js, लेकिन डीप में नहीं किया था। सो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि व्हेन मतलब जब इंटरव्यू में उसने डीप क्वेश्चंस पूछे एग्जैक्टली और मेरे को नहीं आंसर करने आए, तो मेरे को पता चला कि एट द एंड डीप नॉलेज इज ओनली इम्पोर्टेंट। मतलब तू ऊपर ऊपर से नहीं कर सकती, या फिर है ना अपन जैसे एग्जाम्स में एक दिन पहले रट के जा रहे हैं या फिर 2 दिन पहले पढ़ के हो जा रहा है अपना, तो इंटरव्यूज इज नॉट अबाउट दैट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हेन अ कंपनी कम्स इन योर कॉलेज, ही और शी द रिक्रूटर वांट्स टू हायर यू, वो जब बैठा है ना तो उसका जॉब ही है कि उसको हायर करना है। सो हम जो नर्वस होते हैं ना स्टार्ट में ही, हम ऐसे फुल 10 चीजें पढ़ रहे हैं ये वो, तो वैसा नहीं रहना है। एवरी इंटरव्यू जो कुछ भी होगा ना, वो हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। अपन जिस वे में लेके अगर हम चुप बैठेंगे और हम उनको पूछते रहेंगे, तो उनको समझ जाएगा ये इंटरेस्टेड नहीं है इतना, या फिर इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। हमने इंटरेस्ट दिखाया, हमने बोल बोल के बोला कि हमें ये स्किल आती है, हमने उनको बताया कि हमें कितना आता है। इंटरव्यू इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट लिसनर। मतलब इतना अच्छा लिसनर लाइफ में कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे जितना अच्छा इंटरव्यूअर्स रहते हैं, बिकॉज उनको हायर करना है तो उनको जानना है कि हमें कितना आता है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर चीज आनी चाहिए, एंड है ना ठीक है डीए से भी पूछ रहे हो तो अभी ट्री करके दिखाओ, या फिर पूरा हैश टेबल का एल्गोरिथम, ये ऐसा नहीं है। उनको जानना है कि तुमने कितना किया और कितना ऑनेस्टली तुम्हें आता है। सो ऑलमोस्ट एवरी टेक्निकल इंटरव्यू में ऊप्स के बेसिक क्वेश्चंस, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइल टाइम, रन टाइम क्या है, फिर उसका कोड लिखो, उसके बाद इनहेरिटेंस पूछा, सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पूछा, और उसके बाद तुम बेसिक वो एक पेपर पे कोड लिखते हैं और वो पूछते कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर क्रिएट किया तो फिर जिस क्लास में क्रिएट किया उसका आउटपुट क्या आएगा, और ये सब। सो बेसिक ऊप्स तो 100% हर एक टेक्निकल में पूछा है। डीएसए की अगर बात करूं तो जो अबाउ 7 to 8 एलपीए के जो कंपनीज थे, 7 to 8 एलपीए के अबाउ, जैसे एंट्राटा हो या अभी एचएसबीसी हो, तो उसमें कोड लिखने को बोला था। लाइक पहले इसमें मेरे को रिवर्स स्ट्रिंग का पूछा था और पैलेंड्रोम का पूछा था, एंड ऑल्सो पैटर्न्स वगैरह भी पूछा था 1-2 बार एक कंपनी ने मेरे को, और अभी एचएसबीसी में मेरे को रिवर्स लिंक लिस्ट पूछा था। बट जो 6-7 लाख के नीचे के कंपनीज है वो यूजुअली डीएसए नहीं पूछते, वो तुम्हारा बस ये जानेंगे कि तुम बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, बेसिक्स ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस, तो यही पूछेंगे। और ये 3 सब्जेक्ट्स के बाद अब अगर किसी ने 3 सब्जेक्ट्स कर लिए, हाँ, उसके बाद रेज्यूमे तुम अच्छे से ध्यान दो, एंड उसके बाद और क्या चीजें, जैसे कोई लैंग्वेजेस, जैसे मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है, पर फिर भी और भी क्या क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस में कभी तुझे प्रॉब्लम आया हो, या आज इंटरव्यू में तुझसे पूछा तुझे नहीं आया तो अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके गया हो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मेरे को अभी एचएसबीसी में ओएसआई मॉडल पूछा था, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मेरे अकॉर्डिंग ओएस और सीएनई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि तुम 2 दिन भी अच्छे से पढ़ लो और ऊपर ऊपर से तुम्हें नॉलेज हो, आई थिंक इट्स इनफ। तुम ज्यादा यू कांट जस्ट है ना रीड करते जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ओएससीएन के, वो पढ़ के जाओ, आई थिंक दैट इज इनफ। मेन तो यही 3 है। तुम्हारा कौन सा भी इंटरव्यू का गेटवे इज दीज 3 मेन सब्जेक्ट्स। इसमें से 3 में से तुम 2 में भी स्ट्रांग दिखे तो भी 1 इग्नोर हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू में, बट
इस 3 में से एटलीस्ट तुम्हें 2 अच्छे से आने चाहिए। और अगर तुम्हारा एक नहीं आ रहा होगा इसमें से, तो 2 का इतना प्रिपेयर रहो कि एटलीस्ट जब वो पूछे तो साइलेंट ना हो सके कौन से भी क्वेश्चन में। तो ये 3 अगर तुम्हें अच्छे खासे आते होंगे, विल गेट प्लेस्ड। बाकी आई डोंट थिंक कि तुम्हें एकदम रिएक्ट वगैरह इस सब की इंटरव्यूज के लिए तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो कभी पूछा नहीं है। इवन वेब डेव के इंटरव्यूज में भी मेरे को जावास्क्रिप्ट के जो अपने बेसिक मैथमेटिकल ये रहते हैं ना ऑपरेशंस, तो वैसे पूछे, लेकिन बहुत डीप ऐसे कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा। एचआर इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? जैसे एक क्लासमेट, उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो ऐसे टाइम पे अगर तुझसे क्वेश्चन पूछा तो तू क्या आंसर? अब तूने 3 इंटरव्यूज दिए एचआर, तेरे से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे? एचआर इज लाइक तुम्हारा कॉम स्किल्स चेक करते, कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारा ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछते। मतलब एक बार तुम टेक्निकल क्लियर करो कि इट्स लाइक 90% चांसेस है कि तुम प्लेस हो जाओ। सिर्फ मेरा बैड लक था कि 3 एचआर देने पड़े मेरे को। ओके। नहीं तो नॉर्मली जिनके भी एचआर हुए थे तो वो प्लेस्ड हो गए थे। सो मुझे बेसिकली ये पूछा कि अगर फॉर एग्जांपल तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर तेरे को हमने दूसरे फील्ड में डाल दिया तो तू काम करेगा या नहीं। सो बेसिकली दे वांट टू चेक इफ यू आर ऑलराउंडर एंड ऑल। तो वो पूछा। उसके बाद मुझे पूछा कि अगर टीममेट्स है तुम्हारे, एक ग्रुप है तुम्हारा 5 जन है, तो फिर उसमें से एक अगर काम नहीं कर रहा होगा तो तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ाओगे। फिर मेरा ओपिनियन पूछा। फिर मैंने बोला कि ऐसे से हम चारों डिवाइड कर लेंगे उस एक का काम, बट हम प्रोजेक्ट इज द प्रायोरिटी नॉट द पीपल वर्किंग ऑन इट। मेरे को पूछा था कि तुम्हारे वीकनेस क्या है, तो टू शो पॉजिटिविटी इन इट काइंड ऑफ, तो मेरा आंसर ऐसा था कि आई हैव अ हैबिट ऑफ ओवर वर्किंग, तो मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, फिर मैं हेल्थ के पास ध्यान नहीं देता। तो इससे उन्हें निगेटिव भी इम्पैक्ट नहीं आता है वीकनेस में, और लगता है कि नहीं ये काम भी करने वाला है। सो तुम ऐसे कुछ वो थोड़ा बहुत तुम खुद भी है ना प्रेप कर सकते हो। हाँ। और यूट्यूब पे भी अच्छा खासा दिया है, मतलब जिन्होंने एचआर दिए है ना, तो उनका वीडियोस भी है, तो तुम वो भी रेफर कर सकते हो। अब मैंने भी एचआर में ऐसे बोल दिया था कि मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ और मैं उस पर वर्क भी करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि नहीं ईशा यू हैव टू डू इट। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे कि, तो फिर मैंने उनको बताया कि जैसे मैं जिम वगैरह इफ मेरा मन नहीं हो जाने का तो भी आई पुश माई सेल्फ कि यू हैव टू गो, यू हैव टू वर्क। तो वो बोले कि आपका ये चीज भी बहुत अच्छा है कि आप ट्रांसपेरेंट हो। 100%। इट्स ऑल अबाउट फेवरिंग द सिचुएशन। मतलब कभी हो सकता है इंटरव्यूअर को वो अच्छा लगे, कभी हो सकता है कि यार ये तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है, उसको क्यों लेना है। 100%। तो वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती नहीं, बट आई थिंक ऑनेस्टी ही तुम्हें आई थिंक आगे बढ़ाएगी। हाँ, जितना आगे जाओगे ऑनेस्टी से ही जाओगे। कंपनीज अच्छा पैकेज अगर दे रही होंगी ना तो वो पूरा परखती है, मतलब उनको ऐसे नहीं चाहिए कि थोड़ा बहुत रट के आया और हो कोई भी मिल गया। अच्छा खासा तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे हर इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू एंड होने के बाद कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, उस टाइप से इंटरव्यूअर अपन को पूछता है। करेक्ट। तो मेरे को जैसे मेरी एक फ्रेंड अमेजोन में प्लेस्ड हुई है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था ऐसा कि कभी भी उनको ना नहीं बोलना चाहिए कि अगर उन्होंने पूछा कि डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तुम कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म करके पहले से चले जाओ, क्योंकि ये हर इंटरव्यूअर पूछता है और तुम उनसे पूछो ही, ताकि उनका ऐसा लगेगा कि तुम हाँ इंटरेस्टेड हो, तुम इंटरैक्टिव हो। तो तूने क्या, तेरा क्या अप्रोच था इसमें? करेक्ट। सो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंपनी अगर ये क्वेश्चन भी पूछे ना तो भी तुम्हें क्वेश्चंस पूछने चाहिए कंपनी को आफ्टर योर एचआर इज ओवर और व्हाट आवर टेक्निकल इज ओवर। अगर तुमसे पूछा कि एनी क्वेश्चंस, तो फर्स्टली तुम्हें उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि वाई वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सामने वाला भी 10 साल 15 साल 19 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो जब तुम उनसे पूछ रहे हो तो वो एक समझता है कि यार ये सीखने की कोशिश कर रहा है। हम भी अगर कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं और कोई न्यू भी हमसे पूछता है तो हम उसे गाइड करते हैं। सो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू आस्क। मैंने पूछा था कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी एंड एज अ फ्रेशर हाउ डिड यू स्टार्ट। और फिर उसके बाद एक रहता है ये उनके बारे में, और सेकेंडली व्हाट टेक्नोलॉजीज आई विल वर्क ऑन, ऐसे भी पूछते हैं। सो फिर उससे ये पता चलता है कि अपना इंक्लिनेशन कितना है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। ओके। सो ये 2 क्वेश्चंस तो भी एटलीस्ट तुम्हें पूछने चाहिए, और बहुत लंबा भी मत करो, ठीक है, कि तुम अगर बात करते रहोगे ना तो सामने वाला क्या पता बोर हो जाए। तो ये 2 क्वेश्चंस आर द मोस्ट स्वीट स्पॉट अकॉर्डिंग टू मी, कि ये तुम पूछ लोगे ना तो सामने वाले को इंटरेस्टेड भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। बहुत लोगों में कम्युनिकेशन स्किल होता है, बहुत लोगों में लीडरशिप होता है, हर किसी का अपना अपना स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल की मैं बात कर रही हूँ, तो टेक्निकल स्किल के अलावा उनको ओवरऑल पर्सनालिटी भी इंसान का अच्छा ही चाहिए। करेक्ट। तो ऐसा क्या तेरा स्किल था जिस स्किल ने तुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया? आई थिंक पेशेंस,
पेशेंस मेरा बहुत सबसे बड़ा पार्टनर रहा है. और आई वॉज एन इम्पेशेंट चाइल्ड टिल 4th to आई थिंक 5th 6th. मैं मतलब बहुत इम्पेशेंट था, पैर वगैरह हिलते थे एंड ऑल. बट चेस हैज हेल्प मी टू बिकम पेशेंट. और वेटिंग फॉर आवर अपॉर्चुनिटी. ऐसे नहीं कि सामने वाले को लगा तो मेरे को भी लगना चाहिए, या फिर ये आ गया एकदम एकदम. I wait. I think that being cool and being patient is the only key. और of course not giving up. डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए जैसे फिर तूने हैकर रैंक, लीड कोड, कोड शेफ, इनमें भी बहुत सारा प्रैक्टिस वगैरह किया होगा. राइट. इनमें अच्छी रेटिंग्स, जैसे कोड शेफ में रेटिंग्स मिलती है अपन को, स्टार्स मिलते हैं. करेक्ट. तो तुम्हारे रेज्यूमे में ये सब शोकेस करना पड़ता होगा. करेक्ट है. एंड जितना अच्छा है उतना अच्छा प्लेसमेंट लगता होगा. तो वो देखते हैं. और मेरे टोटल आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर में 4 स्टार है हैकर रैंक पर, और मेरे पाइथन में 5 स्टार्स है. तो फिर मैंने वो मेरी हैकर रैंक की जो लिंक रहती है तो वो मैंने डाल के रखी है रेज्यूमे में. तो मोस्टली तो चेक नहीं करते, लेकिन वही है, तुम खुद के लिए करो, तुम ये शोकेस करने के लिए मत करो. कितना अच्छा हुआ तेरे को HSBC ही लगा. मतलब एक्चुअली जो होता है वो अच्छे के लिए. वही तो, इसीलिए तो पेशेंस यार, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पता है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो आदमी 20 साल रुका रे. 20 साल के बाद उसको मिली रिकॉग्निशन. अपन तो इधर 6 महीने में टाइट हो गए, हवा टाइट हो गया. अरे 20 साल रुकते हैं लोग, स्ट्रगल करते हैं. तो जैसे अभी तुझे प्लेसमेंट वगैरह लगा है, तो उसमें तुझे किसी ने हेल्प किया होगा, किसी ने गाइड किया होगा. जितना हम यूट्यूब से देखते हैं उतना देख पाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करें. तो तुझे किसी ने गाइड किया कि तूने सब अपने आप से रिसर्च किया? सो एक्चुअली हमारे ही MIT के कुछ सीनियर्स हैं. सो शाउट आउट टू वंशिका, आदित्य. And they helped me a lot in understanding this whole placement process. उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ समझाई कि तू प्रिपेयर कहाँ से स्टार्ट कर और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और है ना, तू HR में कैसे बात कर, कौन से स्पेसिफिक आंसर्स है, या फिर कंपनी ओरिएंटेड कि तू कौन से कंपनी के लिए रुक जा और कौन से कंपनीज में अप्लाई मत कर. तो ये सब जो इनऑल जो उनका एक्सपीरियंस था उनके हिसाब से उन्होंने मेरे को गाइड किया. और हमारे MIT के ही सुमेधा सिसक्कर मैम है और मधुरा पाठक मैम. सो ये दोनों ने भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया कि कौन से भी प्लेसमेंट में लाइक एक नाराजगी आती है जब रिजेक्ट होते हो, या फिर पता नहीं रहता कि अभी एक अपॉर्चुनिटी गई तो आगे आएगी या नहीं आएगी, या फिर एक नई आइडिया, जैसे मेरा वो PPT वाला मैंने जैसे बताया कि मैंने एक कंपनी का रिसर्च किया, तो वो मेरे को एक्चुअली सुमेधा सिसक्कर मैम ने ही बताया कि तू ऐसे ऐसे ट्राई करके देख, क्योंकि पिछले बैचेस के जिन्होंने भी दिया है तो दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस, वो प्लेस भी हुए. तो फिर मेरे को एक अच्छा एक ओवरले दिया. तो आई थिंक इन लोगों ने मेरे को एक अच्छा गाइडेंस दिया. और बाकी मेरे फैमिली का तो सपोर्ट था ही. हाँ, तो जैसे मतलब इन सब मतलब नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने को, चाहे अपने क्लासमेट से करे, सीनियर्स से करे, या टीचर्स वगैरह से करे. नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और टीचर्स गाइड करती है. अगर जब हमें जरूरत है ना, तो वी शुड शो दैट वी आर इन नीड एंड दे डू हेल्प अस. अगर हम एटीट्यूड में रहे कि यार नहीं मैम से क्यों बात करें, ये मैम तो अपने को जानती भी नहीं है, या फिर ये मैम क्या ही अपने को बताएगी, तो वैसे नहीं. ये लोग 15-15, 16-16 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने 15-16 बैच देखे हैं, तो फिर उनका एक्सपीरियंस इज वेरी वैल्यूएबल. तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा वास्तु, किसी को थोड़ा नॉलेज हो. तो मेरे को ऐसा है कि किसी को जिनको ऐसा आता हो ना, थोड़ा अपने लोग का भी पॉडकास्ट ऐसे मुझे डाइवर्स करना है अपना फील्ड. तो पाम रीडिंग में क्यों नहीं इंटरेस्टेड? मैंने एक टाइम में पाम रीडिंग भी किया है. हाँ, मुझे ना इन सब चीज में बहुत इंटरेस्ट है पहले से ही. बहुत ये कुछ तो लाइन की मीनिंग रहती है ये ना? मैं 8th में की हूँ, इसलिए मुझे पाम रीडिंग अभी याद नहीं है. मुझे ना कुंडली बहुत अच्छे से आता है फिलहाल में. तुम्हारा प्लैनेट्स किस हिसाब से प्लेस्ड है, वो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी बताते हैं. आई थिंक उसमें भी पॉजिटिविटी अगर होगी ना, तो कोई पॉजिटिविटी भी और है, पता है वो बहुत रियल है. मतलब मैं जितना अंदर जा रही हूँ ना, उतना मैं अपने आप से लिंक कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ. मैं ऐसे 50 लोगों का लेके नहीं बैठती. करेक्ट. पर ना मैं देखती हूँ, जिससे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे कुछ भी क्वालिटीज जानती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि यार तेरा ये प्लैनेट इस हाउस में होगा, या ये प्लैनेट ऐसा होगा, इसलिए वो इंसान इस नेचर का है, या ये प्लैनेट यहाँ क्यों है. तो वो ना जब रियल दिखती है चीजें तो मजा आता है. तो मेरे को ऐसा है कि या तो फिर ऐसे हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर, वो तो बहुत चलता है, बहुत चलता है. बिलीव घोस्ट्स में. हाँ, मेरे को तो बहुत है. अब
मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करी हूँ, घोस्ट में क्यों नहीं? तू नहीं मानता है क्या? नहीं, मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ। अभी एक्चुअली मतलब मैं नासिक में जहाँ रहता हूँ ना, तो हमारे कॉलोनी में ही एक घर है। तो उधर एक पहले दादी रहती थी, ठीक है। तो उन्हीं के लाइक आगे की जनरेशन है अभी रहती है उधर। तो उनकी बेटी की जो वाइफ है, तो वो शायद परेशान कर दिया उनके दादी, और उनके कुछ तो प्रॉब्लम्स थे, हाँ। ठीक है। तो वो दादी की डेथ हो गई आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। कैसे हुई, क्या हुई, कुछ पता नहीं। और उसके 3-4 दिन बाद जो साड़ी वगैरह थी ना, दादी वगैरह की जो साड़ियाँ थी, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम वाले को पहनाते हैं, हाँ। मतलब दे देते उनको। तो फिर वो ऐसे ही काम वाली थी, नॉर्मल थी, ठीक है। उसने साड़ी पहनी और वो मराठी में बात करने लगी सीधा, वो जो दादी जो बोलती थी वो। ओह माय गॉड। ये जो फटे थे ना कॉलोनी में सबकी, कि वो दादी की साड़ी, और फिर वो ऐसे पूरी वो फाड़ रही है साड़ी ऐसे, उसको फुल ऐसे, उसको फुल पेन हो रहा है, समझ रही है तू? हाँ, वो ऐसे हाँ। बात कर रही है एग्जैक्ट टोन ऑफ दादी। उसके बाद उसने वगैरह फिर वो साड़ी वगैरह उसने फिर चेंज वगैरह किया। उसके बाद पता चला कि ये तो बिहारी है। लेडी बिहारी है। हाँ, वो कामवाली भाई बिहारी थी। उसको मराठी तो नहीं मराठी आती। कैसे बात कर रही थी फिर? भाई ये हुआ था। फिर तो? तब बहुत फटी थी। फिर वो घर का वास्तु शांति किया था तब, और फिर कुछ तो उन्होंने होम हवन किया था, और फिर वो हुआ। बट फिर जो फटी थी ना, तो वो आई थिंक बाद में पता चला कि है ना, मतलब ये जो उसकी वाइफ थी ना, वो भैया की, हाँ। तो वो एक्चुअली नॉनवेज खिलाती थी इसके माँ को, और वो उसकी माँ वेजिटेरियन थी। सो मतलब ऐसे बहुत परेशान करती थी वैसे। परेशान कर दी हाँ, इसलिए तो काइंड ऑफ, वापस आई। हाँ, तो वो है कि उसका वो गुस्सा उसी के मतलब सराउंडिंग्स में, उसकी आत्मा उधर अटक के रही थी। बेसिकली उसकी साड़ी में उसकी आत्मा थी। तो जब भी वो कामवाली मैंने पहनी, तो वो एक्टिव हो गई एकदम ऐसे। ओ तो भाई। ये हुआ था नासिक पर में। बोला है कि जो भी इंसान मरा है उसकी सारी बिलोंगिंग्स, हाँ। एटलीस्ट जो उसके पास आखिरी में चीजें हैं वो सब जला देनी चाहिए। हाँ, जला देते नहीं हैं। रखना चाहिए। करेक्ट। बहुत होता है भाई। नहीं, फट्टी तो है यार। इधर ही हाईवेज और तामिनी घाट पता है ना? तामिनी घाट की कितने इंसिडेंट्स है भाई। गाड़ी जा रही है, ठीक है, उनको लग रहा है कि रुका है, बात भी कर रहे हैं एक पर्सन से, लेडी से। आगे जाके लेडी गायब। कौन थी, कहाँ थी? रात में। हाँ, रात में नहीं जाना चाहिए भाई, लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। मतलब पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत कुछ पर्सनली सीखने मिला। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है, उसके अलावा भी बहुत कुछ, लाइफ को कैसे ये करे। तो मतलब आपको इतने सारे 7 to 8 कंपनीज में रिजेक्शन होने के बाद भी होप रखी है, पेशेंस इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू आने के लिए।